कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति किसी निर्माण स्थल पर काम करने के लिए एक अनुबंध यानी एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करता है। हम्म। और कागज पर तो सब कुछ एकदम कानूनी दिखता है ना। बिल्कुल। उस व्यक्ति ने अपनी मर्जी से दस्तखत किए हैं कि वो दिन के 12 घंटे काम करेगा और उसके बदले उसे जो पैसे मिलेंगे वो सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम मजदूरी से काफी कम है। मतलब व्यापार के नियमों के हिसाब से तो ये एक पूरी तरह से वैध अनुबंध है, दोनों पक्षों की सहमति है इसमें। हाँ, लेकिन 1982 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ठीक ऐसा ही एक मामला देखा और कहा कि नहीं, ये कोई अनुबंध नहीं है, ये आजाद सहमति नहीं है, ये बलात्श्रम है, यानी जबरदन श्रम है। उफ, ये सच में एक बहुत बड़ा फैसला था। और आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। मेरा नाम है, खैर नाम में क्या रखा है, सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 की परतों को खोलेंगे। हाँ, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। बिल्कुल। और हमारा खास ध्यान उन विशिष्ट हिंदी शब्दों पर होगा जिन्हें संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझ कर चुना था, जैसे कि दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम। बेचिए, इस विषय की जो असली गहराई है ना, वो इसके शब्दों में ही छिपी है। जब हम संविधान को एक कानूनी दस्तावेज के रूप में देखते हैं तो अक्सर हम उसकी भाषा को सिर्फ तकनीकी मान लेते हैं। बस वकीलों वाली भाषा। हाँ, लेकिन अनुच्छेद 23 में इस्तेमाल किए गए ये हिंदी शब्द केवल अंग्रेजी के अनुवाद नहीं है। ये शब्द भारत की इतिहास, यहाँ के सामाजिक संरचना और सदियों से चले आ रहे शोषण के उस दर्द को दर्शाते हैं, जिसे खत्म करने के लिए ही तो ये देश आजाद हुआ था। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक और दिलचस्प बात यह है कि ये अनुच्छेद केवल राज्य या सरकार को ही मनमानी करने से नहीं रोकता, ये एक नागरिक को दूसरे नागरिक द्वारा शोषित होने से बचाने की गारंटी भी देता है। ये तो एक बहुत बड़ा दायरा हो गया। मतलब आमतौर पे मौलिक अधिकार हमें सरकार से बचाते हैं, लेकिन यहाँ संविधान सीधे तौर पर समाज के भीतर मौजूद जो ताकतवर और कमजोर लोग हैं उनके बीच के रिश्ते में दखल दे रहा है। एकदम सही। और अगर हम इस शोषण की सीढ़ियों को समझना शुरू करें तो सबसे निचला और सबसे क्रूर स्तर है दुर्व्यापार, जिसे संविधान का अनुच्छेद 23(1) पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है, यानी जिसे हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। हाँ, दुर्व्यापार शब्द का सीधा अर्थ है इंसान को एक वस्तु या कमोडिटी में बदल देना। मतलब इंसान को ऐसे बेचना जैसे वो कोई निर्जीव सामान हो जिसे बाजार में मुनाफे के लिए बेचा जा सके। इसमें व्यावसायिक यौन शोषण हो गया या महिलाओं और बच्चों को वेश्यावृत्ति में धकेलना शामिल है। बाप रे, ये तो बहुत ही भयानक है। या किसी व्यक्ति को खरीदकर उसे जीवन भर के लिए दास बना लेना। ये मानव गरिमा का सबसे बड़ा हनन है, क्योंकि ये व्यक्ति से उसकी इंसान होने की पहचान ही छीन लेता है और उसे सिर्फ एक संपत्ति बना देता है। बिल्कुल। ये तो आधुनिक गुलामी का सबसे स्पष्ट रूप हो गया, जहां इंसान को सचमुच बेचा जा रहा है। लेकिन शोषण हमेशा इतना प्रत्यक्ष या दिखाई देने वाला तो नहीं होता ना? हाँ, हमेशा ऐसा नहीं होता। अनुच्छेद 23 में एक और शब्द है जो ऐतिहासिक रूप से भारत की नसों में बसा हुआ था। वो शब्द है बेगार। ये शब्द इतना विशिष्ट है कि संविधान के अंग्रेजी संस्करण में भी इसे बेगार ही लिखा गया है। अच्छा, इसके लिए कोई अंग्रेजी शब्द नहीं ढूंढा गया? नहीं, क्योंकि शायद ये प्रथा भारत के जमींदारी और औपनिवेशिक इतिहास के लिए बहुत ही अनूठी थी। बेगार को समझना, उस व्यवस्था को समझना जहां ताकत का इस्तेमाल लोगों को उनके समय से वंचित करने के लिए होता था। मतलब बिना पैसे के काम करवाना? हाँ, ब्रिटिश काल में और जमींदारी व्यवस्था के दौरान जब भी कोई बड़ा सरकारी अधिकारी या पुलिस वाला किसी गांव से गुजरता था तो ये एक अलिखित नियम था कि गांव के लोग उनकी सेवा करेंगे। हाँ, खासकर गरीब और निचली जातियों के लोग। वो उनका सामान ढोएंगे, उनके तंबू गाड़ेंगे और इस काम के बदले उन्हें कोई पारिश्रमिक मतलब कोई पैसा नहीं दिया जाता था। ये तो सरासर अन्याय है। और ये केवल पैसे का नुकसान नहीं था, ये उस व्यक्ति को ये याद दिलाने का एक तरीका था कि समाज में उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो ताकतवर की सेवा करने के लिए बाध्य है। अगर आज के संदर्भ में इसके तंत्र को समझना हो ना, तो ये ऐसा है जैसे कोई हैकर आपके बैंक खाते में सेंध लगाकर पैसे निकाल लें, तो वो चोरी है। सही एनालॉजी है। लेकिन बेगार में कोई आपका पैसा नहीं चुरा रहा है, कोई आपके कैलेंडर और आपके शरीर को हैक कर रहा है। वो आपके दिन के 12 घंटे चुरा रहा है, आपका पसीना चुरा रहा है। बिल्कुल। और आपके पास उन्हें रोकने के लिए कोई पासवर्ड या कोई कानूनी अधिकार नहीं है। आपको बिना कुछ दिए वो आपका समय हड़प लेता है।
यह एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। ये केवल आर्थिक नुकसान नहीं है, यह इंसान की स्वायत्तता की चोरी है। संविधान सभा में जब इस पर बहस हो रही थी ना, तो कई सदस्यों ने अपने खुद के अनुभव साझा किए थे कि कैसे बेगार ने ग्रामीण भारत की कमर तोड़ दी थी। हाँ, इसीलिए बेगार को स्पष्ट रूप से एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी स्पष्ट है। दुर्व्यापार में इंसान को बेचा जाता है और बेगार में बिना पैसे के जबरदस्ती काम करवाया जाता है। जी। ये दोनों स्थितियां शोषण की चरम सीमाएं हैं, जहां पीड़ित के पास कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन अब हम एक ऐसे ग्रे एरिया की तरफ बढ़ते हैं जो मुझे थोड़ा उलझा हुआ लगता है। अच्छा, बताइए। अगर बेगार का मतलब है बिना पैसे का काम, तो क्या होगा अगर मैं किसी से काम करवाऊं और उसे थोड़े पैसे दूं? मान लीजिए कोई काम 500 रुपए का है और मैं उसके लिए सिर्फ 200 रुपए देता हूं, क्या ये बेगार है? नहीं, क्योंकि आप पैसे तो दे रहे हैं। हाँ, तो यहीं पर अनुच्छेद 23 का तीसरा और सबसे शक्तिशाली शब्द सामने आता है, बलात् श्रम या अन्य प्रकार का जबरन श्रम। और मैं बता दूं कि इसी शब्द की व्याख्या ने भारतीय न्यायपालिका का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। कैसे? देखिए, बल या फोर्स का पारंपरिक मतलब क्या होता है? शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करना, जैसे किसी के सिर पे बंदूक रखकर उससे खेत जुतवाना। हाँ, या कोई कानूनी दबाव डालना। बिल्कुल। अगर कानून सिर्फ इसी शारीरिक बल को मानता, तो कोई भी फैक्ट्री मालिक ये कह सकता था कि भाई मैंने मजदूर को पीटा थोड़ी है, वो तो खुद अपनी मर्जी से मेरी फैक्ट्री में कम पैसों में काम करने आया है। हाँ, और यही वो सवाल है जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है। अगर कोई व्यक्ति खुद कम पैसों में काम करने के लिए राजी हो रहा है, तो वो जबरन कैसे हुआ? यही तो पेच है। मतलब अगर एक मजदूर 200 रुपए में काम करने का एग्रीमेंट साइन कर रहा है, तो तकनीकी रूप से वो उसकी अपनी पसंद है, उसने अपनी सहमति दी है। कानून इस सहमति को बलात् श्रम कैसे कह सकता है? इस बहुत ही अहम सवाल का जवाब हमें 1982 के उस ऐतिहासिक मामले में मिलता है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। वही पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ। हाँ, जिसे दुनिया एशियाड वर्कर्स केस के नाम से जानती है। 1982 में दिल्ली में एशियन गेम्स होने वाले थे। रातों रात बड़े बड़े स्टेडियम, सड़कें और फ्लाईओवर बनाए जा रहे थे। बहुत बड़े पैमाने पे काम चल रहा था। और इस काम के लिए देश भर से हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूरों को लाया गया था। सरकार ने काम ठेकेदारों को दिया था और ठेकेदारों ने आगे जमादारों को। और ये जो ठेकेदार थे, ये मजदूरों के हक का पैसा खा रहे थे ना? बिल्कुल सही। सरकार तो बाकायदा न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से पैसे जारी कर रही थी, लेकिन मजदूरों के हाथ में जो पहुंच रहा था वो न्यूनतम मजदूरी से बहुत कम था। मतलब ठेकेदार और बिचौलिए अपना भारी कमीशन काट रहे थे बीच में। बिल्कुल। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने गया, तो ठेकेदारों का वही तर्क था जो आपने अभी कुछ देर पहले दिया कि हमने तो जबरदस्ती नहीं की। हाँ, उनका कहना था कि इन मजदूरों ने खुद अपनी मर्जी से इतने कम पैसों में काम करना स्वीकार किया है, हमने इन पर कोई बल प्रयोग नहीं किया है, इसलिए ये अनुच्छेद 30 का उल्लंघन नहीं है। लेकिन कोर्ट ने इस तथाकथित सहमति के पीछे के तंत्र को देखा होगा। बिल्कुल। कोर्ट ने एक नया सिद्धांत पेश किया, आर्थिक मजबूरी का सिद्धांत। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हाँ, बताइए। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति समुद्र के बीचों बीच डूब रहा है। एक दूसरा व्यक्ति नाव पर आता है और कहता है, मैं तुम्हें ये लाइफ जैकेट दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपनी जिंदगी भर की सारी कमाई मुझे देनी होगी। तो डूबता हुआ व्यक्ति तो तुरंत हाँ कह देगा, उसकी तो जान पर बनी है। बिल्कुल, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वो अपनी मर्जी से हाँ कह रहा है? बिल्कुल नहीं। जो पानी उसे डुबो रहा है, असल में वो पानी उस पर दबाव डाल रहा है। एकदम सटीक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे समाज में गरीबी, भूख और लाचारी वो डूबता हुआ पानी है। तत्कालीन चीफ जस्टिस पीएन भगवती ने अपने फैसले में लिखा कि बल केवल शारीरिक या कानूनी नहीं होता। मतलब आर्थिक दबाव भी एक तरह का बल है। हाँ, जब कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी के कारण अपने परिवार को भूखा मरने से बचाने के लिए न्यूनतम मजदूरी से भी कम पर अपना श्रम बेचने को मजबूर हो जाता है, तो वो परिस्थिति ही एक क्रूर बल का काम कर रही है। पूंजीवादी व्यवस्था में भूख का डर किसी भी शारीरिक हथियार से ज्यादा बड़ा बल है। बिल्कुल। इसलिए जब वो मजदूर कम पैसों में काम करने की सहमति देता है, तो वो आजाद सहमति नहीं है, वो आर्थिक मजबूरी से उत्पन्न बलात् श्रम है। वाह, ये सच में एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया कि जब तक दो लोगों के बीच ताकत का संतुलन नहीं होगा, तब तक कोई भी अनुबंध न्यायपूर्ण हो ही नहीं सकता। क्योंकि गरीबी इंसान से सौदेबाजी करने या ना कहने की ताकत ही छीन लेती है।
और इस एक फैसले ने बलात्श्रम के दायरे को इतना बड़ा कर दिया कि ये सीधे तौर पर आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ गया। हाँ, इस फैसले ने स्थापित किया कि न्यूनतम मजदूरी कोई खैरात नहीं है, बल्कि वो अनुच्छेद 23 के तहत शोषण से बचने का एक मौलिक अधिकार है। मतलब कोई भी काम जो न्यूनतम मजदूरी से कम पर करवाया जाता है वो तकनीकी रूप से संविधान की नजरों में जबरन श्रम है। हाँ, भले ही उसमें कागजी सहमति क्यों न हो। ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत प्रगतिशील लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत पर इसे कैसे लागू किया जाता है? क्योंकि कागज पर तो बड़ी बड़ी बातें लिखी जा सकती हैं, लेकिन रोजमर्रा के कामकाज में अदालतें इस आर्थिक मजबूरी को नापती कैसे हैं? देखिए, इसे समझने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बहुत ही प्रासंगिक मामला देखना होगा जो सफाई कर्मचारियों से जुड़ा है। अच्छा, उसमें क्या हुआ था? इस मामले में एक सरकारी या अर्ध सरकारी संस्था ने कुछ सफाई कर्मचारियों को नौकरी पे रखा, लेकिन उन्हें पूर्णकालिक यानी फुल टाइम कर्मचारी का दर्जा देने के बजाय कागजों पर उन्हें अंशकालिक या पार्ट टाइम कर्मचारी दिखाया गया। अच्छा, ताकि उन्हें पूरा वेतन और दूसरे भत्ते न देने पड़े। बहुत चालाक। हाँ, लेकिन जमीनी हकीकत ये थी कि उन कर्मचारियों से काम पूरे समय का लिया जा रहा था। वे सुबह से शाम तक वही काम कर रहे थे जो एक नियमित कर्मचारी करता है। लेकिन महीने के अंत में उन्हें जो वेतन मिल रहा था वो बहुत मामूली होगा। बहुत ही मामूली और न्यूनतम मजदूरी से बहुत कम। संस्था का तर्क वही पुराना था कि भाई हमने शुरू में ही बता दिया था कि ये पार्ट टाइम नौकरी है और इन्होंने इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ पर फिर से वही सहमति बनाम मजबूरी की लड़ाई सामने आ गई। बिल्कुल। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले को देखा तो उन्होंने अनुबंध कानून के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत का इस्तेमाल किया, जिसे कहते हैं अनैतिक अनुबंध या अनकॉन्शनेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका मतलब क्या होता है? ये सिद्धांत ये तय करता है कि क्या कोई अनुबंध इतना एक तरफा और अन्यायपूर्ण है कि उसे कानूनी मान्यता ही नहीं दी जानी चाहिए। हाई कोर्ट ने देखा कि इस अनुबंध में सौदेबाजी की शक्ति या बार्गेनिंग पावर बिल्कुल भी समान नहीं है। एक तरफ राज्य की एक शक्तिशाली संस्था है और दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से बेहद पिछड़ा है। हाँ, उस सफाई कर्मचारी के पास कोई दूसरा विकल्प था ही नहीं। अगर वो इस अन्यायपूर्ण अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करता तो उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं होता। तो अदालत ने क्या कहा? अदालत ने स्पष्ट किया कि जब दो पक्षों के बीच सौदेबाजी की ताकत में इतना बड़ा अंतर हो तो कमजोर पक्ष द्वारा दी गई सहमति को आजाद नहीं माना जा सकता। और यहीं पर संविधान के एक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट होने की अवधारणा बीच में आती है। बिल्कुल। हाई कोर्ट ने अनुच्छेद 38 और 39 का भी संदर्भ दिया। भारत कोई ऐसा देश नहीं है जहां सिर्फ बाजार के अंधे नियम चलते हों। यह एक कल्याणकारी राज्य है जिसका मूल कर्तव्य है सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना। मतलब राज्य खुद शोषणकर्ता नहीं बन सकता। हाँ, अगर कोई व्यक्ति पूरा काम कर रहा है तो समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत लागू होना ही चाहिए। उस संस्था को उन्हें न्यूनतम वेतन देना ही पड़ा। क्या बात है! ये मामला ये साबित करता है कि अनुच्छेद 23 सिर्फ एक सैद्धांतिक घोषणा नहीं है। ये हर दिन अदालतों में कमजोर वर्गों को उनके हक दिलाने के लिए एक औजार की तरह काम कर रहा है। बलात्श्रम का अर्थ सिर्फ खदानों या ईंट भट्टों में बंधुआ मजदूरी तक सीमित नहीं है। यह उन साफ सुथरे दफ्तरों और संस्थानों तक भी पहुंचता है जहां कॉन्ट्रैक्ट की आड़ में लोगों का खून चूसा जाता है। सच में इस अधिकार की पहुंच हैरान करने वाली है। एक और मामला है जिसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस संविधान की नजर कहां तक जाती है। कौन सा मामला? 1983 का दीना बनाम भारत संघ केस। ये मामला जेल में बंद कैदियों से जुड़ा था। ओह हाँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला था। देखिए, आमतौर पर समाज की मानसिकता होती है कि जो व्यक्ति अपराध करके जेल गया है उससे तो कोई भी काम मुफ्त में करवाया जा सकता है। वो सजा काट रहा है तो वो मजदूरी की उम्मीद कैसे कर सकता है? हाँ, ये एक बहुत ही आम धारणा है। लोगों को लगता है कि जेल जाने का मतलब है इंसान के सभी अधिकारों का खत्म हो जाना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दीना केस में इस धारणा को पूरी तरह से पलट दिया था। कोर्ट का तर्क बहुत ही दिलचस्प था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जेल की सजा का मतलब है व्यक्ति से उसकी आजादी और उसके घूमने फिरने का अधिकार छीन लेना, जो कि अनुच्छेद 19 है। लेकिन सजा का मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति से उसकी मानवीय गरिमा या उसका इंसान होना ही छीन लिया जाए। बिल्कुल। अनुच्छेद 23
वहां जेल की भारी सलाखों के पीछे भी लागू होता है। अदालत ने ये साफ किया कि जेल प्रशासन कैदियों से काम ले सकता है क्योंकि काम करना सुधार प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है, लेकिन उस काम के लिए पैसे देना अनिवार्य है। हाँ, अगर राज्य किसी कैदी से दिन भर काम करवाता है और उसे उचित मजदूरी नहीं देता है तो वो भी बलात्श्रम की श्रेणी में आएगा और ये असंवैधानिक होगा। सोचिए, जो व्यक्ति राज्य का सबसे बड़ा अपराधी हो सकता है, संविधान उसका भी आर्थिक शोषण होने से रोकता है। राज्य ये नहीं कह सकता कि तुम कैदी हो इसलिए तुम मेरे गुलाम हो। बिल्कुल, ये बात दिखाती है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार कितना मजबूत है। लेकिन यहाँ एक तार्किक सवाल उठता है मेरे मन में। हाँ, पूछे। अगर किसी से भी जबरन काम लेना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, तो सरकार युद्ध के समय सेना में अनिवार्य भर्ती कैसे करती है? या मान लीजिए कोई भयानक बाढ़ या भूकंप आ जाए और सरकार को मलबा हटाने और राहत कार्य के लिए तुरंत लोगों की जरूरत हो, तो क्या सरकार लोगों को काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती? क्या इसके लिए कोई अपवाद नहीं है? देखिए, संविधान निर्माता बहुत दूरदर्शी थे। उन्हें पता था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि है, लेकिन राष्ट्र के अस्तित्व और समाज की सामूहिक सुरक्षा को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने क्या रास्ता निकाला? उन्होंने अनुच्छेद 23 में ही एक अपवाद जोड़ा, अनुच्छेद 23(2). ये खंड राज्य को एक विशेष शक्ति देता है और ये शक्ति ये है कि राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों यानी पब्लिक पर्पस के लिए नागरिकों पर अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है जी। और सार्वजनिक प्रयोजन का दायरा बहुत बड़ा है। ये केवल सैन्य सेवा तक सीमित नहीं है, इसमें राष्ट्रीय आपदाएं, महामारी या कोई ऐसा सामाजिक कार्य शामिल हो सकता है जहां समाज के बड़े हित के लिए लोगों के श्रम की आवश्यकता हो। तो ऐसी स्थिति में राज्य मुझे आदेश दे सकता है कि मुझे ये काम करना ही होगा। हाँ, और आप अनुच्छेद 23 का हवाला देकर ये नहीं कह सकते कि ये बलात्श्रम है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गंभीर पेच है। कैसा पेच? अगर राज्य के पास लोगों से जबरन काम लेने की शक्ति आ गई, तो क्या वो इसका दुरुपयोग नहीं कर सकता? भारत जैसे समाज में जहां सदियों से जाति व्यवस्था रही है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बाढ़ आने पर राज्य सिर्फ किसी एक खास निचली जाति के लोगों को आदेश दे कि मलबा साफ करने का काम केवल आपको करना होगा? यही वो डर था जिस पर संविधान सभा में सबसे लंबी बहस हुई थी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और अन्य निर्माता भारत की सामाजिक वास्तविकताओं को भली-भांति जानते थे। तो उन्होंने इसे कैसे रोका? उन्होंने इस अपवाद के साथ एक बहुत ही सख्त शर्त जोड़ दी। शर्त यह है कि राज्य जब भी ऐसी कोई अनिवार्य सेवा लागू करेगा, तो वह केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करेगा। ओह, ये केवल शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब है कि अगर कोई राष्ट्रीय आपदा आती है और राज्य को श्रम की आवश्यकता है, तो वह श्रम सभी वर्गों और जातियों से समान रूप से लिया जाएगा। कोई भी काम किसी एक खास जाति या धर्म के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता। राज्य ये नहीं कह सकता कि साफ सफाई का काम एक जाति करेगी और प्रबंधन का काम दूसरी जाति। एकदम सही। जब संकट राष्ट्रीय है, तो जिम्मेदारी भी सामूहिक होगी। इस एक छोटे से खंड ने सदियों से चली आ रही उस छुआछूत और श्रम के जातीय विभाजन पर सीधा वार किया, जो बेगार जैसी प्रथाओं की जड़ में था। यह सच में एक बहुत ही नाजुक लेकिन शानदार संतुलन है। एक तरफ संविधान इंसान को बेगार से बचाता है और दूसरी तरफ वो राष्ट्र की जरूरत के समय एक सामूहिक जिम्मेदारी भी तय करता है, वो भी बिना किसी भेदभाव के। हाँ, लेकिन एक आखिरी चीज जो हमें समझनी होगी वो ये है कि क्या संविधान में बातें लिख देने भर से वो सच हो जाती हैं? अगर कोई फैक्ट्री मालिक आज भी बंधुआ मजदूरी करवा रहा है, तो उसे सजा कैसे मिलेगी? अनुच्छेद 23 तो सिर्फ एक अधिकार की घोषणा है। ये कोई दंड संहिता या पीनल कोड तो नहीं है ना जिसमें सजा लिखी हो। हाँ, आप सही कह रहे हैं। संविधान अपने आप में एक खाका या ब्लूप्रिंट है। वो दिशा तय करता है। उस दिशा में चलने के लिए और उन अधिकारों को जमीन पर लागू करने के लिए कानूनों की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए क्या प्रावधान है? इसके लिए संविधान का अनुच्छेद 35 संसद को ये विशेष शक्ति देता है कि वो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए और उनका उल्लंघन करने वालों को सजा देने के लिए कानून बनाए। मतलब अनुच्छेद 23 वो प्रेरणा है जिसके आधार पर संसद ने बाद में कई सख्त कानून बनाए। हाँ, जैसे कि 1976 का
बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम। हाँ, पीढ़ियों से चला आ रहा वो कर्ज जिसके बदले पूरे का पूरा परिवार जमींदार के यहाँ बंधुआ मजदूर बन जाता था। इस कानून ने उसे एक झटके में गैर कानूनी और दंडनीय अपराध बना दिया। इसके साथ ही अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 भी है, जो दुर्व्यापार यानी मानव तस्करी पर नकेल कसता है। और अनुच्छेद 24 जो बाल श्रम को रोकता है, उसके तहत बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 बनाया गया। मतलब ये सभी कानून अनुच्छेद 23 की उस मूल भावना को ही जमीन पर उतारने के औजार हैं। इन कानूनों के बिना अनुच्छेद 23 केवल एक किताबी विचार बनकर रह जाता। बिल्कुल सही। तो अगर हम आज के इस पूरे सफर को एक साथ जोड़कर देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 कोई साधारण कानूनी धारा नहीं है। इसमें इस्तेमाल किए गए हिंदी शब्द बेगार, बलात्श्रम, दुर्व्यापार सिर्फ भाषा का चुनाव नहीं है। ये शब्द भारत के उस दर्दनाक इतिहास की गवाही देते हैं जहां इंसान की कोई कीमत नहीं थी। और यही शब्द आज उस आम आदमी की ढाल हैं जो पूंजीवादी और सामंती व्यवस्था के बीच पिस रहा है। आज हमने देखा कि कैसे अदालतों ने सिर्फ शारीरिक बल को ही नहीं बल्कि आर्थिक मजबूरी को भी एक प्रकार का बल माना। कैसे अदालतें कॉन्ट्रैक्ट की आड़ में छिपे शोषण को पहचानती हैं और उसे रद्द करती हैं। ये चर्चा बहुत ही आंखें खोलने वाली रही। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार है जो मुझे लगातार परेशान कर रहा है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं उसे गिग इकोनॉमी या फ्रीलांस का युग कहा जाता है, जहां सब कुछ ऐप्स के जरिए होता है। हाँ। हमारे फोन पर दर्जनों ऐप्स हैं। हम एक बटन दबाते हैं और कोई हमें खाना दे जाता है, कोई हमारी कैब लेकर आ जाता है, कोई हमारे घर का सामान पहुंचा जाता है। बिल्कुल। लेकिन इस नई डिजिटल व्यवस्था में काम के कोई तय घंटे नहीं है, न्यूनतम आय की कोई सुरक्षा नहीं है, कोई स्वास्थ्य बीमा या छुट्टी नहीं है। लोग पार्टनर या अपना खुद का बॉस होने के नाम पर 14-14 घंटे अपनी बाइकों पर शहर में घूम रहे हैं ताकि वो अपना गुजारा कर सकें। ये आज के समय का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। ये उसी आर्थिक मजबूरी का एक बिल्कुल नया और तकनीकी रूप लग रहा है। बिल्कुल। तो आज का ये विचारणीय प्रश्न यही है, क्या आज की इस आधुनिक, चमकदार और ऐप आधारित व्यवस्था में हम अनजाने में उसी आर्थिक मजबूरी से उत्पन्न जबरन श्रम के एक नए अदृश्य और डिजिटल रूप की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या ये बड़े बड़े एल्गोरिदम और एप्स आज के दौर के नए जमींदार बन गए हैं जो सहमति के नाम पर लाखों लोगों का समय और मेहनत सोख रहे हैं? ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब हाँ या ना में तुरंत दिया जा सके। लेकिन अगली बार जब आप अपने फोन पर कोई सर्विस ऑर्डर करें तो उस इंसान को देखकर इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना ही।